हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली करंट अफेयर्स का आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद क्यूजी देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का। कर बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति। तो कुछ समय पहले जो है पता चला है बृहस्पति पर ओजोन। तो देखते हैं बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो पर कर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सहित विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बृहस्पति के उपग्रहों में से एक कैलिस्टो पर ओजोन के अस्तित्व का सुझाव देने वाले आकर्षक सबूतों का खुलासा किया है। कर पहले इसे एक बंजर खगोलीय पिंड माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्फीला उपग्रह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों से युक्त हो सकता है। करा कैलिस्टो की प्रमुख विशेषताएं क्या है। परिचय। कैलिस्टो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है और साथ ही यह गैनीमेड, बृहस्पति तथा टाइटन शनि के बाद सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, कर इसकी खोज वर्ष 1610 में इतालवी वैज्ञानिक गैलीली ने बृहस्पति के 3 अन्य सबसे बड़े उपग्रहों गैनीमेड, यूरोपा एवं आयो के साथ की थी। नासा के अनुसार शनि 146 के बाद बृहस्पति 95 के पास सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शनि के पास 146, बृहस्पति के पास 95 है। ठीक है, तो शनि और बृहस्पति, शनि के पास ज़्यादा, बृहस्पति के पास उससे कम है दूसरे नंबर पे। आइए देखते हैं विशेषताएं। यह मुख्य रूप से हिमकण, चट्टानी सामग्री, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन यौगिकों से बना है। तर इसकी सतह पर ज्वालामुखी विवर होते हैं जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से टकराने के उसके एक लंबे इतिहास का संकेत देते हैं। इसमें बृहस्पति के कुछ अन्य उपग्रहों जैसे कि आयो एवं यूरोपा पर देखी गई व्यापक भूकंपीय गतिविधियों का भी अभाव है। ओजोन का महत्व क्या है, तो थोड़ा ओजोन के बारे में देखते हैं। कर एक साथ बंधे 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना ओजोन ग्रहों को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले हिस्से में जमीन से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। कर यह पृथ्वी के वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है जो सूर्य के अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और इसे सतह तक पहुंचाने से रोकती है। विशेष रूप से पराबैंगनी विकिरण कई प्रजातियों के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ अन्य के लिए उपयोगी भी है। ठीक है, ज़्यादातर पराबैंगनी विकिरण कई प्रजातियों के लिए हानिकारक तो है, लेकिन कुछ के लिए उपयोगी भी है, ये भी ध्यान देना है। कह रहा है इसके 2 घटक हैं, किसका, पराबैंगनी का। कह रहा जिन्हें पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी कहा जाता है। डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्यों में त्वचा कैंसर तथा मोतियाबिंद का खतरा बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कोंडा रेड्डी जनजाति के ज्ञान की उपयोगिता। तो हाल ही फिलहाल कुछ खबर चल रहा था। कर हाल ही में वन अधिकारियों को यह पता चला है कि एक भारतीय लॉरेल वृक्ष या भारतीय सिल्वर ओक या फाइकस माइक्रोकार्पा की छाल विशेषता गर्मियों में जल का भंडारण करती है, जैसा कि कोंडा रेड्डी जनजाति द्वारा किया जाता है। कर मूलतः भारतीय लॉरेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं। कर यह चमकदार घने हरे पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इसके लैटेक्स रस का उपयोग रबर उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। थोड़ा देखते हैं। कर कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र में पापी कोंडा पहाड़ी श्रृंखला यानी आंध्र प्रदेश में निवास करने वाले कमजोर आदिवासी समूह हैं और उनकी मातृभाषा तेलुगु है। कर पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1882 में आरक्षित वन, वर्ष 1978 में वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कर पीएनपी में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें बाघ, चूहा, हिरण, गौर आदि जैसी पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखते हैं ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों को FSSAI के निर्देश क्या है। तो कर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइटों पर खाद्य उत्पादों को सही ढंग से वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। कर प्राधिकरण ने ऐसे मामले देखे जहां लाइसेंस प्राप्त स्वामित्व खाद्य पदार्थ जैसे कि डायरी आधारित, अनाज आधारित और माल्ट आधारित पेय मिश्रण आदि को गलत तरीके से चिन्हित करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर स्वास्थ्य या ऊर्जा पेय के रूप में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। कह रहा है कि खाद्य उत्पादों को स्वामित्व भोजन माना जाता है। खाद्य उत्पादों को
ठीक है, स्वामित्व भोजन माना जाता है यदि फसाई नियमों में उनके लिए कोई मानक मौजूद नहीं है। अगर फसाई ने स्पष्ट किया गया स्वास्थ्य पेय को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा FBO को ऐसे उत्पादों को कानून के अनुसार उचित श्रेणी में रखकर इस गलत वर्गीकरण को सुधारने की सलाह दी है। कर साथ ही फसाई ने आगे कहा है कि एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल केवल उन उत्पादों के लिए करने की अनुमति है जिन्हें उस विशिष्ट खाद्य श्रेणी प्रणाली के तहत लाइसेंस दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक। कर हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक मार्च 2024 में 16 वर्ष के शिखर 59.1 पर पहुंच गया है। PMI एक आर्थिक संकेतक है जो विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद निर्धारित किया जाता है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्र के रुझान को स्पष्ट करता है। यह पिछले माह की तुलना में 50 से ऊपर का PMI विस्तार दर्शाता है। कर साथ ही यह भी निर्धारित करने में सहायता करता है कि क्या बाजार की स्थितियां जैसा कि क्रय प्रबंधकों द्वारा देखा गया है विस्तार कर रही है या संक्षिप्त हो रही है या वैसी ही बनी हुई है। कर इसका उपयोग वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI को S&P ग्लोबल द्वारा संकलित किया जाता है। चलिए देखते हैं स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ क्या है। कर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप यानी SARAH यानी उसका मतलब यहाँ पे है, ठीक है, लॉन्च की घोषणा की। क्या है यहाँ पे है SARAH स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर 8 भाषाओं में उपयोगकर्ताओं से जुड़ता है जो किसी भी डिवाइस पर 24/7 उपलब्ध है, मतलब सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा। कर यह प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर जानकारी प्रदान करता है जिसमें स्वास्थ्य, आदतें, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य जोखिम कारक शामिल हैं। तो देखते हैं कर इसका उद्देश्य व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण की यात्रा को अनुकूलित करने के लिए सशक्त बनाना है, जो उनके स्वास्थ्य के अधिकारों को साकार करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में कार्य करता है। कर यह उपयोगकर्ताओं को कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह जैसी बीमारियों के जोखिम कारकों को समझने में सहायता करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कर भारत में फसल विविधीकरण में तेजी लाना। कर चर्चा में क्यों है तो हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल विशेष रूप से बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में फसल विविधीकरण के माध्यम से उनके कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। कर यह बदलाव किसानों द्वारा पारंपरिक गेहूं की खेती के विकल्पों के रूप में केले की खेती, दाल, मक्का जैसी अन्य फसलों की ओर बढ़ने की विशेषता को प्रदर्शित करता है। गेहूं उत्पादन में परिवर्तन के पीछे क्या कारण है तो गेहूं ब्लास्ट रोग। वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग के फैलने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया जिले सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती पर 2 वर्ष का आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसने वहां के किसानों को वैकल्पिक फसलें तलाशने के लिए प्रेरित किया। गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण है, तो ये ध्यान देना है, जो मैग्ना पोर्थे और ट्रिटिकम कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है। यह गेहूं की बालियों, पत्तियों और तनों पर घावों के रूप में दिखाई देता है, जिससे उपज को गंभीर नुकसान होता है। यहाँ देख सकते हैं भारत को फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता क्यों है। परिचय। फसल विविधीकरण का तात्पर्य एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की प्रथा है। अधिक उपज देने वाली चावल और गेहूं की किस्मों की शुरुआत के माध्यम से भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे भूख एवं कुपोषण में प्रभावी रूप से कमी आई है। हालांकि इन फसलों की मोनोकल्चर यानी एकल कृषि से फसल की विविधता में कमी आई है, जिससे पारंपरिक क्षेत्र विशिष्ट उपभेदों में गिरावट हुई और साथ ही आनुवंशिक विविधता की हानि भी हुई। उदाहरण के लिए हरित क्रांति के प्रभाव के कारण 1970 के दशक से वर्तमान तक भारत से चावल की 1 लाख से अधिक पारंपरिक किस्में विलुप्त हो गई हैं। इसलिए सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है। यह है बंगाल की खाड़ी में मैग्नेटिक फॉसिल्स
खोजा गया है तो चर्चा में क्यों है? कह रहा हाल ही में वैज्ञानिकों ने 50,000 वर्ष पुरानी तलछट पानी और किसी द्रव पदार्थ के नीचे बैठी हुई मैल को तलछट बोलते हैं कह रहा है का पता लगाया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाला एक विशाल मैग्नेट क्या पढ़ेंगे मैग्नेटा फॉसिल्स हैं, जो अपनी तरह का सबसे दुर्लभ खोजों में से एक है। कह रहा CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी से तलछट के नमूने का अध्ययन करने हेतु मैग्नेटिक विश्लेषण एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या है। मानसून में उतार चढ़ाव का तलछट के नमूनों का विश्लेषण करने पर पिछले हिमनद होलोसीन अवधि के दौरान मानसून में उतार चढ़ाव का संकेत मिला है, जिससे मौसम के उत्सादन एवं अपसादन पर प्रभाव पड़ा है। मैग्नेटिक फॉसिल्स विकास से तो इष्टतम स्थितियाँ क्या है? कर अध्ययन से पता चलता है कि विशाल मैग्नेटोसील्स निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन की घटनाएं आवश्यक नहीं है। इसके स्थान पर लौह कार्बन एवं सब ऑक्सिक स्थितियों का संतुलन आवश्यक है। मैग्नेटिक फॉसिल्स द्वारा प्राप्त की गई जानकारी क्या है? कह रहा मैग्नेटो फॉसिल्स प्राचीन जलीय वातावरण में पोषक तत्वों की उपलब्धता, ऑक्सीजन स्तर और जल स्तरीकरण सहित पिछली पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में जानकारी को प्राप्त करता है। यहाँ देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गोदावरी महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और पेनार जैसी नदियों ने पोषक तत्वों से भरपूर तलछट एवं प्रतिक्रियाशील लौह तत्व प्रदान करके मैग्नेटो जीवाश्म या फॉसिल्स बोल सकते हैं निर्माण में योगदान दिया है। थोड़ा देख सकते हैं कि मैग्नेटो फॉसिल्स होता क्या है। परिचय है। मैग्नेटो फॉसिल्स मैग्नेटिक बैक्टीरिया के जीवाश्म अवशेषों को संदर्भित करता है जिसमें चुंबकीय खनिज होते हैं। मैग्नेटो टैक्टिक बैक्टीरिया भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में जीवाश्म युक्त चुंबकीय कण उत्सर्जित करते हैं। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो ज़्यादातर ठीक है ना, जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1963 में साल्वाटोर बायलिनी ने की थी। ये जीव उन स्थानों तक पहुंचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं जहां इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता होती है। यह प्रक्रिया उनकी कोशिकाओं के भीतर लौह समृद्ध क्रिस्टल की उपस्थिति से सुगम होता है। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जल निकाय में बदलते ऑक्सीजन स्तर और तलछट संतृप्ति को नेविगेट करने के लिए अपनी कोशिकाओं के भीतर मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के भीतर क्रिस्टल मैग्नेटोटैक्सिस के माध्यम से एक श्रृंखला विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। दुर्लभ मैग्नेटो जीवाश्म पारंपरिक चुंबकीय जीवाश्मों की तुलना में इतने आम नहीं है। ये संभवतः बैक्टीरिया के बजाय यूकैरियोट्स द्वारा निर्मित होते हैं। मैग्नेटो फॉसिल्स की उत्पत्ति। अधिकांश विशाल मैग्नेटो फॉसिल्स दो भूवैज्ञानिक समय अवधि पैलियोसीन योसीन थर्मल मैक्सिमम यानी कि लगभग 56,000 मिलियन वर्ष पहले और मध्य इयोसीन ये सब काल है पृथ्वी पर। इयोसीन क्लाइमेटिक ऑप्टिमम लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले के तलछट में पाए गए हैं, जो दोनों समयों पर वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जाने जाते थे। ये दोनों काल इसने सुझाव दिया कि मैग्नेटो फॉसिल्स का निर्माण केवल ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान हुआ है। बंगाल की खाड़ी से विशाल मैग्नेटो जीवाश्म की खोज लगभग 50,000 साल पहले अंतिम क्वाटरनरी काल से हुई थी, जिससे वे अब तक खोजे गए सबसे कम उम्र के विशाल मैग्नेटो जीवाश्म बन गए हैं। वर्तमान अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि मैग्नेटो फॉसिल्स का निर्माण ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान हुआ था। चलिए, तो आज कुछ आर्टिकल्स देख पाए हैं, तो देखते हैं इस पर कुछ बेस्ट क्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी जो हमने लेटेस्ट लास्ट पढ़ा उसी पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटो फॉसिल्स मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के जीवाश्म अवशेषों को संदर्भित करता है जिसमें चुंबकीय खनिज होते हैं। तो ये पहला तो हमने देखा था। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़्यादातर यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1963 में साल्वाटोर बायलिनी ने की थी। चलिए, इतना बड़ा ये हो गया। यहाँ तो ये सही है नहीं, यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा था, वो ज़्यादा होते हैं। इस कारण से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ चलिए देखते हैं अगला।
करें किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। ठीक है, ये तो ऐसे ही था। आइए देखते हैं अगला, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सत्य है। करा खाद्य उत्पादों को स्वामित्व भोजन माना जाता है यदि फसाई नियमों में उनके लिए कोई मानक मौजूद नहीं है, तो ये हमने देखा था। कर फसाई ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य पेय को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2000 से कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है, तो ये भी हमने देखा था। कर एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल केवल उन उत्पादों के लिए करने की अनुमति है जिन्हें उस विशिष्ट खाद्य श्रेणी प्रणाली के तहत लाइसेंस दिया गया हो, तो ये भी हमने देखा था। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं SARAH क्या है, तो अभी हमने देखा ये क्या है, एक डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि भारतीय लॉरेल वृक्ष या भारतीय सिल्वर ओक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो करा है भारतीय लॉरेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये हमने देखा। करे या उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगते, ये भी देखा, ये भी देखा। पहला दूसरा सही है। कितने कथन असत्य है बताना है। करे स्केलेटिक्स रस का उपयोग रबर उत्पादों के निर्माण में होता है, ये भी हमने देखा। तो सारा सही है, इसलिए कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, मतलब कोई भी असत्य नहीं है, सही तो है तीनों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी। चलिए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए एक और है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है, ये बताना है। तो इसको भी आप बताइए कमेंट में। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो कल तो संडे है, फिर सोमवार से ये कंटिन्यू